Assalamu alaikum students. Start in the name of Allah, who is the most beneficent, the most merciful. Students, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक फ्री रेडिकल्स और आयोनाइजेशन एनर्जी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो इनको वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें और लाइक भी किया करें। तो आए हैं हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्री रेडिकल। स्टूडेंट, फ्री रेडिकल ऐसा एटम या मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। अनपेयर इलेक्ट्रॉन, या इसे आप किसका नाम दे सकते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन्स का नाम भी दे सकते हैं। अब ऑड इलेक्ट्रॉन्स जब भी होंगे तब एक अनपेयर जरूर होगा। स्टूडेंट, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन के पेयर तो नहीं बनाए जा सकते। 4 इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर बन सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो है रहेगा वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जिस एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो उसके अंदर तो लाजमी बात है कि क्या होगा, फ्री रेडिकल होगा। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर स्टूडेंट अगर एक या एक से ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम फ्री रेडिकल का नाम देंगे। फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं, इमीडिएट रिएक्शंस देते हैं और एक्टिवेटेड एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स, और इनको फौरी ये रिएक्ट कर जाते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, इनके पास इतनी एक्टिवेशन एनर्जी होती है कि ये फौरन क्या कर जाते हैं स्टूडेंट, रिएक्ट कर जाते हैं। आपको पता है कि रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। जब तक रिएक्टेंट के पास वो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती वो तब तक रिएक्ट नहीं करते। तो स्टूडेंट, फ्री रेडिकल के पास तो पहले से एक्टिवेशन एनर्जी होती है, वो इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटम की तरह होती है। जैसे क्लोरीन एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वही उसके फ्री रेडिकल की होगी। सोडियम एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वही सोडियम फ्री रेडिकल की होगी। लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयन से डिफरेंट होती है, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन या तो लूज करता है या गेन करता है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटम से भी डिफरेंट होती है और फ्री रेडिकल से भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो आयन और फ्री रेडिकल में ये फर्क है कि फ्री रेडिकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटम की तरह होगी और आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटम से क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो स्टूडेंट, इसको कैसे फॉर्म करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये नेचर के अंदर तो एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि इतनी हाईली रिएक्टिव है, जिस चीज के साथ भी कंबाइन होते हैं उसके साथ या कोलाइड करते हैं उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो इनको जब इनका बॉन्ड क्लीवेज किया जाता है, और कौन सी बॉन्ड फिशन की जाती है, होमोलाइटिक। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन ऐसे होती है कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम को मिले और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को मिले, तो इसको हम क्या कहते हैं, होमोलाइटिक फिशन कहते हैं। ठीक है। और दूसरी होती है हेट्रोलाइटिक, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम को मिलते हैं, तो वहां पर आइंस बनते हैं और यहाँ पर क्या बनते हैं स्टूडेंट, रेडिकल। एग्जांपल अगर आप दें तो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, मिथाइल फ्री रेडिकल है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल है। तो ये कुछ स्टूडेंट शॉर्टकट हमारा टॉपिक था। इसके बाद है आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी है ना, एनर्जी या हीट की एक कंटेंट है जो हम इसको प्रोवाइड करते हैं, तो इसको हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी का नाम भी देते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट, ये कौन सी एनर्जी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसी को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी से कौन सा आयन बनता है स्टूडेंट, पॉजिटिव आयन बनता है हमेशा। पॉजिटिव आयन जब भी आयोनाइज करेंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट, पॉजिटिव आयन का नाम देंगे, क्योंकि उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया तो उसके नतीजे में क्या बना, पॉजिटिव आयन। स्टूडेंट, सेकंड बात यह है कि इसमें से हम क्या लेते हैं, गैसियस एटम लेते हैं। अब गैसियस एटम हम क्यों लेते हैं, क्योंकि गैसेस के एटम्स एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो एक एटम का दूसरे एटम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप एक एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी मालूम कर रहे हैं तो उसके अंदर दूसरा मुदाखलत नहीं करेगा, दूसरा एटम उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इसी वजह से बाकी फैक्टर्स जितने भी होते हैं नेबियर एटम्स के, उनमें है वेपराइजेशन, उनकी वेपराइजेशन नहीं होती, उनकी फ्यूजन नहीं होती।
ठीक है, तो वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता, इसी वजह से हम कहते हैं कि हमें किस में लेना चाहिए, आइसोलेटेड फॉर्म में लेना चाहिए और गैसियस फॉर्म में लेना चाहिए। गैसियस फॉर्म में होगा तो हम आइसोलेटेड फॉर्म में लेंगे, क्योंकि गैसेस की फॉर्म में एटम्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, फिर हम उसको आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट करके उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अगर एटम जो है वो बल्क के अंदर पड़े हुए हैं, इकट्ठे पड़े हुए हैं, तो आप उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम गैसियस आइसोलेटेड एटम लेते हैं इसके अंदर। स्टूडेंट अगर इसकी आप एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कहलाएगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सोडियम के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है स्टूडेंट, 496, और इसके साथ प्लस का साइन होता है स्टूडेंट। अब इसी वजह से इस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट, हमें जरूरत देनी पड़ती है, यानी कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसमें से उसको एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है पूरा सिस्टम। तो उसको इसी वजह से हम क्या नाम देते हैं, एंडोथर्मिक। तो आयोनाइजेशन को एनर्जी कौन सा प्रोसेस है, अगर हम आयोनाइजेशन जो प्रोसेस है ये कौन सा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है। अच्छा स्टूडेंट, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो कैसे होती है, फर्स्ट से हायर होती है, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद एटम क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है। पॉजिटिव आयन के अंदर प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ज्यादा, यानी कि हम कह सकते हैं कि मोर न्यूक्लियर चार्ज, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। इसी वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा ज्यादा आती है। जैसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कितना थी मैग्नीशियम की, 738 किलो जूल पर मोल, और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है स्टूडेंट, 450, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। या आपकी बुक में 1445 भी लिखी गई है, पंजाब की बुक में ज्यादा लिखी गई है, 1450 लिखी गई है। तो इससे स्टूडेंट हमें क्या मिलता है कि फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी सेकंड से, और सेकंड कम होगी थर्ड से, थर्ड कम होगी फोर्थ से, अप टू सो ऑन। क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होता है, डिफिकल्ट। इलेक्ट्रॉन को डिफिकल्ट तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है रिमूव करने के लिए, तो इसी वजह से हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। स्टूडेंट इसके बाद है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज, या मोर प्रिसाइजली अगर बात करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्टूडेंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो वाला चार्ज होता है जो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या कर रहा होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है। टोटल जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है उसको हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं या एटॉमिक नंबर बोलते हैं, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो क्योंकि हमने कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, वैलेंस, तो इसी वजह से ज्यादा प्रिसाइजली आप किसकी बात कर सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना उसकी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, ज्यादा होल्ड होगा। हम कहेंगे कि मोर होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा होल्ड होने की वजह से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। तो पहला फैक्टर, जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना बढ़ती जाएगी, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज का आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। सेकंड स्टूडेंट इसका जो फैक्टर आता है वो है एटॉमिक रेडियस। अच्छा यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूं, मैंने फैक्टर पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं, फेडरल की बुक में बाद में एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो जब आप पहले एक्सप्लेन करेंगे तो आपको फिर ट्रेंड समझना बहुत ईजी हो जाएगा, इसी वजह से मैं पहले। तो स्टूडेंट स्मॉल साइज के जो एटम्स होते हैं ना, स्मॉल साइज वाले, उनका उनका उनके न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड ज्यादा होता है। होल्ड ज्यादा होने की वजह से उनको रिमूव करना डिफिकल्ट होता है और उनमें हमें ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी
मतलब वो लगानी पड़ती है, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है उनको रिमूव करने के लिए। इसी वजह से उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। और जिन एटम का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, उनमें उनको रिमूव करने के लिए स्टूडेंट कम आयोनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि लार्ज साइज न्यूक्लियस का फासला वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उसके न्यूक्लियस का होल्ड भी कम होता है, और उसको निकालने के लिए क्या होता है, थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो इसका मतलब है साइज के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स है। साइज बढ़ता जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होते जाएगी। जैसे स्टूडेंट टॉप टू बॉटम हम ग्रुप में आते हैं तो साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। थर्ड फैक्टर जो है वो है स्टूडेंट शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट होता है इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इनर इलेक्ट्रॉन शेल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जितने शेल्स बढ़ते जाएंगे उतने इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। इनर इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करने की वजह से स्टूडेंट साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने के साथ शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने के साथ यानी कि साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसका रिलेशन भी क्या है स्टूडेंट, इनवर्स। यानी कि जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगी उतना साइज ज्यादा होगा और उतना आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। यानी कि ये दो फैक्टर, साइज बड़ा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम। स्टूडेंट इसका हम फोर्थ फैक्टर बयान करते हैं। फोर्थ फैक्टर है स्पिन पेयर रिपलियन। अब जिनकी स्टूडेंट हाफ फील्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, स्टेबल होती है। स्टेबल होने की वजह से उनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है, मुश्किल होता है। और उस उनकी ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। लेकिन स्टूडेंट जब पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है यानी कि हाफ फील्ड से वो क्या हो जाते हैं, पार्शियली फील्ड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर पेयरिंग पी ऑर्बिटल्स के अंदर पेयरिंग स्टार्ट होना शुरू हो गई है, तो अब ये स्टेबल से क्या बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है उनकी निस्बत, उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अब इसमें से क्योंकि ये अनस्टेबल है, इसकी एनर्जी भी ज्यादा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है, और इन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी। स्टूडेंट इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो ये इरेगुलर है, यानी कि ये पीरियड के साथ या हम ग्रुप के साथ ऐसे इनको रिलेट नहीं कर सकते, ये इरेगुलर होती है। अब जैसे ग्रुप सेकंड ए वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड ए वालों से ज्यादा होती है। जैसे अब यहाँ पर मैं कहूँ कि बेरिलियम जो है ना वो बोरान के बाद में आता है। हालांकि आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर हम ट्रेंड पढ़ें तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, इसकी कम होना चाहिए थी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। लेकिन स्टूडेंट स्पिन पेयर रिपलियन की वजह से बेरिलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके आखिरी शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है और कंप्लीटली फिल्ड है, 2 है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। स्टेबल होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। जबकि बोरान में देखें, बोरान में पी ऑर्बिटल है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये हाफ फिल्ड भी नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड भी नहीं है, तो ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इसी वजह से ग्रुप नंबर 3A वालों की 2A वालों से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम। सेम स्टूडेंट एक्सेप्शन हमें नजर आती है जब हम ग्रुप 5 से मूव करते हैं ग्रुप 6 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, तो वहां पर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। हालांकि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के बाद में आती है। लेफ्ट टू राइट मूव करें तो पहले नाइट्रोजन आता है, बाद में ऑक्सीजन आता है। तो नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की ज्यादा। लेकिन स्टूडेंट ये स्पिन पेयर रिपलियन की वजह से नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो स्टेबल है, और ऑक्सीजन की जो है वो स्पिन पेयर की वजह से क्या बन जाती है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी वजह से ऑक्सीजन की कम होती है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट अब आपको ट्रेंड समझना आसान हो जाएगा जब आप लोगों ने फैक्टर डिस्कस कर लिए। पीरियड में अगर हम मतलब नॉर्मल बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या करती है, इंक्रीज करती है। यानी कि जब हम लेफ्ट साइड से मूव करते हैं राइट की तरफ तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या आ जाती है, एक्सेप्शन। जैसे
ग्रुप 2A और 3A के दरमियान एक्सेप्शन आएगी, और ग्रुप 5 से लेकर 6A इनके दरमियान भी क्या होगी, एक्सेप्शन होगी। कि ग्रुप 6A वाले, हालांकि ये बाद में आते हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी 5 वालों से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट बाकी अब इसकी रीजंस क्या हैं, बाकी इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं इन दो ग्रुप के अलावा। फिफ्थ ग्रुप यानी कि 6 ग्रुप फॉलो नहीं करता, और थर्ड ग्रुप भी फॉलो नहीं करता, इनकी कम हो जाती है। अब इसकी रीजंस क्या है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज स्टूडेंट इंक्रीज हो रहा होता है। आपको पता है कि जब अगर पहले का 1 है तो दूसरे का 2 हो जाएगा, तीसरे का 3 4, 1 by 1 इंक्रीज करता है। तो आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज के साथ क्या रिलेशन है, आप लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्ट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये दो फैक्टर क्या कह रहे हैं कि आयोनाइजेशन को एनर्जी को इंक्रीज करना चाहिए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या करती है, इंक्रीज करती है। स्टूडेंट अगर हम ग्रुप्स में बात करें तो ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम क्या करती है, डिक्रीज करती है। उसकी रीजन एक तो साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि शेल्स इंक्रीज होते हैं ना, यानी कि शेल्स इंक्रीज होने की वजह से साइज इंक्रीज होता है। आपको पता है जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, एटॉमिक रेडियस में पढ़ा था आप लोगों ने कि टॉप टू बॉटम अगर हम हैं तो एक एक शेल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। पहले पीरियड में एक शेल होता है, दूसरे पीरियड में 2, तीसरे में 3, क्योंकि हम पीरियड वाइज टॉप टू बॉटम आते हैं ना। तो जितने पीरियड होंगे वैसे वैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे। साइज इंक्रीज करने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से वही फर्क है कि और साइज बढ़ जाता है। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट, डिक्रीज होती है। न्यूक्लियर चार्ज भी साथ साथ बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से हालांकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, लेकिन स्टूडेंट ये दो फैक्टर इस एक फैक्टर के ऊपर क्या होते हैं, डोमिनेंट आ जाते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज हालांकि बढ़ता है लेकिन कोई इफेक्ट नहीं होता। साइज यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी फिर भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा ग्रुप में साइज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है और शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। और ये दो हैं, ये एक है, तो दो जो है एक की निस्बत क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। स्टूडेंट अब आखिर में हम इसकी पढ़ेंगे एप्लीकेशंस। तो इसकी 3-4 एप्लीकेशंस हैं। एक तो है स्टूडेंट ये हमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बताता है, और ऐसे एलिमेंट्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है वो मेटल्स होती हैं, और जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, नॉन मेटल्स होती हैं। और जिनकी इंटरमीडिएट होता है उनको हम स्टूडेंट किसका नाम देते हैं, मेटलाइड का नाम दे देते हैं। जिनकी इंटरमीडिएट वो कौन से होते हैं, मेटलाइड। मेटलाइड मतलब वो होते हैं जो ना मेटल्स होते हैं प्योर, ना नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स होते हैं जिनको हम सेमी मेटल भी कह सकते हैं, सेमी नॉन मेटल भी कह सकते हैं। तो उनकी इंटरमीडिएट होती है, ना ज्यादा होती है ना कम होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है। स्टूडेंट इसके बाद है विलेंसी। विलेंसी और पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। हम इससे वैलेंसी भी निकाल सकते हैं। जब हम स्टूडेंट हमारे पास सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज गिवन हो तो हम गैप को देख के कि उन वैल्यूज के दरमियान अगर कम गैप है तो इसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है। अगर ज्यादा गैप आ रहा है तो इसका मतलब है इनर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है, वो आउटर शेल में पड़ा हुआ होता है, उसको कम एनर्जी लगानी पड़ती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। सेकंड इलेक्ट्रॉन में थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा लगती है, लेकिन स्टूडेंट इनर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। इनर इलेक्ट्रॉन या उनको हम कोर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। स्टूडेंट जैसे हमारे पास एग्जांपल है सोडियम की। सोडियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगानी पड़ती है, लेकिन सेकंड को रिमूव करने के लिए 4560 किलो जूल पर मोल। तो इतना ज्यादा गैप है। डबल होती फिर भी मान लेते, ट्रिपल होती फिर भी कहीं किसी हद तक हम मान सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा गैप है, ये कई गुना इससे ज्यादा है। तो जब लार्ज गैप आ जाए तो स्टूडेंट पहला इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करते हैं वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करेंगे तो वो वैलेंस होगा।
अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान अगर बहुत ज्यादा गैप आ गया है तो इसका मतलब है सेकंड इलेक्ट्रॉन जो हम रिमूव कर रहे हैं ना, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं था, वो इनर इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। अब जिसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, और जिसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो वो ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, और जिसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो वो ग्रुप 3 तक। इस तरह से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको डिसाइड करते हैं? ग्रुप नंबर को। स्टूडेंट आप सेकंड एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगानी पड़ती है, और जब सेकंड रिमूव करते हैं तो 1445 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगानी पड़ती है। अब फर्स्ट और सेकंड के दरमियान डिफरेंस स्मॉल है, ऑलमोस्ट ये डबल हो गई है। डबल तो इसमें ये स्मॉल गैप इसको काउंट करेंगे, अगर एनर्जी जो है वो डबल हो जाती है, ये डबल से कुछ ज्यादा हो जाती है तो ये स्मॉल गैप है। इसका मतलब है ये पहला तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और दूसरा भी क्यों कौन सा है स्टूडेंट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है। इसका मतलब है अब तीसरे पे देखेंगे, अगर तीसरा स्मॉल गैप आता तो तीसरा भी इसमें क्या आता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन स्टूडेंट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में जमीन आसमान का फर्क है। इसकी है 1445 और इसकी है 7730 किलो जूल पर मोल। तो इतना ज्यादा गैप है। अगर डबल होती तो 2900 हो जाती, ट्रिपल हो जाती तो ऑलमोस्ट कितना हो जाती स्टूडेंट? 4300 हो जाती। लेकिन ये कहीं ट्रिपल से भी कई गुना ज्यादा है, ट्रिपल से भी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है ये लार्ज गैप है। लार्ज गैप ये इंडिकेट करता है कि बस इसके 2 आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं, तो इसका मतलब है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है ये इनर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है, इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या आई है? ज्यादा। तो इस मतलब स्मॉल गैप जब आएगा तो वो इंडिकेट ये करता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है। जब लार्ज गैप आएगा तो फिर आप लोग इनर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे होते हैं। इसी वजह से इनर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगती है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब होता है। तो स्टूडेंट इससे मतलब है कि मैग्नीशियम के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप 2 से। स्टूडेंट इससे आपको ग्रुप का आइडिया हो जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी से। अब पीरियोडिक टेबल तीसरी एप्लीकेशन जो है वो पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइजेशन है। अब पीरियोडिक टेबल को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? मेटल को, नॉन मेटल को, मेटलाइड को, और फिर किसको किस ग्रुप में रखना है, ये चीजें आप कहां से पता लगाते हैं स्टूडेंट? आयोनाइजेशन एनर्जी से। आप ग्रुप नंबर उसका फाइंड कर सकते हैं, इसमें आप लोगों ने पढ़ा था वैलेंसी की मदद से। पीरियड में आप उनको अरेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर क्वेश्चन आ जाए कि पीरियड में 4 एलिमेंट है आप लोगों के पास, ए, एक्स, बी और सी, इनको अरेंज करें। तो पहले नंबर पे आपको पता है कि पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट क्या होती है? एनर्जी इंक्रीज करते हैं। जिसकी कम होगी वो पहले नंबर पे आएगा, और जिसकी उससे ज्यादा होगी एक्स सेकंड नंबर पे आएगा, और बी जो है वो थर्ड नंबर पे आएगा, और सी जो है वो स्टूडेंट फोर्थ नंबर पे आएगा। क्योंकि आपको पता है लेफ्ट टू राइट एनर्जी क्या करती है? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। लेकिन स्टूडेंट फिर दोबारा वही बात कि एक्सेप्शन जो आती है ना, एक्सेप्शन वो कहीं कहीं पर यहाँ पर इस हमारे ट्रेंड को क्या करती हैं? डिस्टर्ब करती हैं या इंटरप्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये वाला कोई ज्यादा एक्यूरेट मेथड तो नहीं है, लेकिन एक जनरल आइडिया है। अगर आपको 3 एलिमेंट्स दे दिए जाए, एक्सेप्शंस को खत्म कर दिया जाए, ये 4 एलिमेंट्स, तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसको लेफ्ट साइड पे रखना है, और जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसको राइट साइड पर रखना है। जैसे जैसे इंक्रीज होती जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर आप यूज करते जाए, लेफ्ट टू राइट मूव करते जाए। इसी तरह से स्टूडेंट टॉप टू बॉटम भी आप इनको अरेंज कर सकते हैं। आपको पता है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है ना ग्रुप के अंदर, वो टॉप टू बॉटम क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो टॉप पे होगा, और जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो बॉटम पे होगा। तो आयोन इसी तरह से आप ग्रुप में भी क्या कर सकते हैं? इनको अरेंज कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है उसकी सबसे ज्यादा होती है, वो टॉप पे आता है, उसके बाद लिथियम की, उसके बाद सोडियम की, उसके बाद पोटाशियम की। तो ग्रुप 1 के अंदर आप एलिमेंट्स को अरेंज भी कर सकते हैं, पीरियड में अरेंज भी कर सकते हैं, ग्रुप में अरेंज भी कर सकते हैं, ग्रुप नंबर भी उसका फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। लेकिन पीरियड नंबर के लिए कोई ऐसा मेथड नहीं है आयोनाइजेशन एनर्जी से
हम पीरियड नंबर या शेल्फ नंबर क्या कर सकें, फाइंड कर सकें। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं मोर इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए। और स्टूडेंट ज्यादा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं ना, वो इस एक्सेप्शन से बनते हैं। कोई भी आपको दे देगा, जैसे मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा है, क्यों? हालांकि एल्यूमिनियम राइट साइड पर आता है और मैग्नीशियम लेफ्ट साइड पर आता है। स्टूडेंट उसके रीजन क्या है? स्पिन पेयर रिपलियन। तो इनमें से ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट, या इसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोनों आप लोगों को इजीली मेरे ख्याल में समझ आ गए होंगे। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक इतना था, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।